हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण का रस समीकरण मिति, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। यह हम लोगों का इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस लेसन के बाद ये लेसन हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री क्या है? तो स्टोइकियोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जो दो शब्दों स्टोइकियोन और मेट्री से मिलकर बना है। जो स्टोइकियोन और मेट्री से मिलकर बना है। ठीक है, स्टोइकियोन का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में तत्व। ठीक है, स्टोइकियोन का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में तत्व, और मेट्री का अर्थ होता है मापन। यानी कि स्टोइकियोमेट्री का अर्थ हुआ हमारी अपनी भाषा में तथ्यों का मापन। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का रस समीकरण मिति। तो रासायनिक समीकरण का रस समीकरण मिति हम लोग पढ़ेंगे, यानी रासायनिक समीकरण का स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, आप जानते हैं हम लोग इसके बारे में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद और अभिकारकों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया का रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का रस समीकरण मिति किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच जो मात्रकों का संबंध होता है, जो चिन्ह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया का रस समीकरण मिति किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का रस समीकरण मिति का अर्थ होता है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच जो मात्रात्मक संबंध दिए रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। इन संबंधों को मोल, अणु और परमाणु, आयन और तथा द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हम लोग जाने रस समीकरण मिति क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच अभिकारक और प्रतिफल के बीच जो मात्रात्मक संबंध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण का रस समीकरण मिति कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे हम रस समीकरण मिति कहते हैं। अब बात करते हैं, ये रस समीकरण मिति को मोल, परमाणु, अणु, आयन, आयतन, द्रव्यमान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या को रासायनिक समीकरण या रासायनिक मितीय गुणांक कहते हैं। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, जिसे हम संतुलित करते हैं, उन रासायनिक समीकरणों के जो क्रियाकारक, उत्पाद और प्रतिफल होते हैं, उनके मोलों की संख्या के गुणांक को ही हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये तो रस समीकरण मिति की बात हुआ। इनकी सहायता से 3 प्रकार के संबंधों की गणना होती है। इसकी सहायता से हम 3 प्रकार के संबंधों के बारे में व्याख्या करते हैं। जो पहला संबंध होता है वो होता है द्रव्यमान संबंध। द्रव्यमान संबंध। ठीक है, दूसरा हम इसके बारे में गणना करते हैं। दूसरा जो संबंध है वो है, पहले हम इसके बारे में व्याख्या करते हैं, फिर दूसरे संबंध की बात करेंगे। द्रव्यमान संबंध क्या है? तो इस प्रकार की गणनाओं में एक अभिकारक, ठीक है, इसमें एक अभिकारक, ठीक है, एक इस प्रकार की गणना में एक अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक हो या उत्पाद यानी कि प्रतिफल हो, अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान दिया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संबंध में क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद के किसी एक का द्रव्यमान दिया जाता है। ठीक है, तथा दूसरे के द्रव्यमान की गणना संतुलित रासायनिक समीकरण के पदार्थों के आधार पर की जाती है। यानी किसी एक का द्रव्यमान दे देगा, दूसरे का आधार करना पड़ेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर दूसरे की गणना करना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संबंधित गणना। इस पे हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल। कह रहा है कि हाइड्रोजन द्वारा 1 केजी Fe2O3 के अपचयन से प्राप्त लोहा का द्रव्यमान बताएं। क्लियर हो गया? सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि एक का द्रव्यमान दिया है, दूसरे का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो Fe2O3 का हमें पहले समीकरण लिखना पड़ेगा, संतुलित। Fe2O3 का अपचयन समीकरण, इसका अपचयन समीकरण क्या होगा? इसका अपचयन समीकरण होगा Fe2O3 प्लस 3H2 इस रिएक्शन चेन 2Fe प्लस 3H2O। यह हमारा क्या होगा? अपचयन समीकरण होगा। अब इसमें मान लेते हैं इसकी 1 मोल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 मोल है। क्लियर? अब हम जाते हैं इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, जिसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान के आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो Fe का जैसे हम रखना आपको सिखाए थे कि सबके परमाणु क्रमांक के अनुसार निकालते हैं, तो इसका आएगा 160 ग्राम, ठीक है। तो अब जब इसका 160 ग्राम आएगा और 2Fe का अगर निकालते हैं तो 2 गुणे 56, तो 56 दूनी 112। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसकी मान की गणना करते हैं। ये हमारा इस पे एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब उसके बाद अगर इस पे हम गणना करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 160 ग्राम Fe2 का अपचयन से प्राप्त लोहे का द्रव्यमान क्या हो गया? 112 ग्राम। यानी 160 ग्राम Fe2O3 का अपचयन हुआ तो हमें कितना मिला? 112 ग्राम लोहे मिला। तो अब बात करते हैं, हमको 1000 ग्राम में पूछा है, ये तो 160 ग्राम में मिला, ठीक है। बात यहाँ पर यह है कि 160 ग्राम का अपचयन हुआ तो हमको 112 ग्राम मिला। तो 1 ग्राम का अपचयन होता 112/160 ग्राम मिलता, तो 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का बोला है तो 1000 ग्राम का अपचयन करेंगे। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 दिया 4 दुनिया 4 8 32, 28 गुणी 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 200 के 0 हासिल 20 और 25 गुनी 50 70, यानी कि 700 ग्राम लोहे का हमारे पास टोटल अपचयन होगा जब हम 1000 ग्राम Fe2O3 का अपचयन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन संबंध की गणना, वो कल पढ़ेंगे।